नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 4 फरवरी का आपका एग्जाम लगा हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो उसी के लिए क्या हम मैराथन क्लास लेके आए हैं। अगर छोटी छोटी क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा क्या फ़ायदा है मैराथन क्लास का। तो एक मैं अब आपको क्या कराऊंगा, 4 क्लास है मेरी, 4 क्लास होंगी। एक क्लास किसकी होगी, पहली जो मेरी क्लास होगी वो किसकी होगी, हॉर्टिकल्चर की, कंप्लीट हॉर्टिकल्चर की मेरी एक क्लास होगी 4 घंटे की। कितने घंटे की, 4 घंटे की। और फिर दूसरी जो क्लास होगी मेरी, दूसरी क्लास किसकी होगी, एग्रोनॉमी की कंप्लीट क्लास। ये भी कितने घंटे की, 4 घंटे की मैराथन होगी। तीसरी क्लास किसकी होगी, एनिमल हस्बेंड्री की। ये कितने घंटे की होगी, 4 घंटे की। और चौथी जो क्लास होगी, वो चौथी क्लास किसकी होगी, चौथी क्लास होगी आपकी एमसीक्यू की होने वाली। तो दोस्तों ये 4 क्लास आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पर्पज से क्या होने वाली, मोस्ट होने वाली है। अगर ये चारों मैराथन क्लास आपने देख ली, चाहे आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 80%, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो 80% मार्किंग करेगा। और जिसने तैयारी अगर पहले से की हुई है तो वो 90 प्लस तक दोस्तों क्या करेगा, स्कोर करेगा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो आप वीडियो को स्किप कर देना और आगे हमारी कोई भी वीडियो मत देखना। अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है, सामान्य उद्यानिकी कहा जाता है, उद्यानिकी कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है दोस्तों, लैटिन भाषा का। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। फल विज्ञान पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। सब्जी की बात करें, सब्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजिटेबल साइंस वेजिटेबल साइंस। अलंकृत बागवानी की बात करें तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कहा जाता है। अगर पुष्प विज्ञान की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। 2 तरीके के होते हैं, कट फ्लोवर के बाद दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है लूज फ्लोवर। बात करें, कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, किसके होंगे, एमसीक्यू होंगे। ठीक है। अगर दोस्तों आगे हम बात करें आपको क्या क्या इसमें पढ़ने वाला है, तो हॉर्टिकल्चर पढ़ने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर की ब्रांच के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अगर स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये केवल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जिस कंपटीशन में जनरल हॉर्टिकल्चर पूछी जाती है उस कंपटीशन के लिए क्या मोस्ट होने वाली है। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी सदी में आया, तो 17वीं सदी में आया। अब आपको याद रखना है सभी शब्द जो हैं उनमें केवल जो पोमोलॉजी है वो कैसा है दोस्तों, लैटिन प्लस ग्रीक। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक है। बाकी जितने भी हॉर्टिकल्चर के शब्द हैं वो सभी कैसे हैं, लैटिन है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। केवल पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक है, बाकी जितने भी शब्द हैं वो कैसे हैं दोस्तों, ग्रीक शब्द हैं। ठीक है। पीएचटी की बात करें, पीएचटी की फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। अगर बात करें सिस्टमेटिक पोमोलॉजी की, दोस्तों पोमोलॉजी को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी को क्या कहा जाता है, फल विज्ञान। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित थी, फल विज्ञान से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित थी, फल विज्ञान से। और फल विज्ञान के जनक की बात करें तो किसे कहा जाता है, डी कैंडोल को क्या कहा जाता है, आधुनिक फल विज्ञान के या पोमोलॉजी का कहा जाता है, जनक कहा जाता है। स्वर्ण गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो पोमोलॉजी से संबंधित थी। और गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें, स्वर्ण जनक क्रांति की, तो के.एल. चड्ढा क्या थे, इसके दोस्तों जनक थे। के.एल. चड्ढा क्या थे दोस्तों, इस क्रांति के जनक थे। अगर हम क्या करें दोस्तों, आगे बात करें वानस्पतिक वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करें, वानस्पतिक वर्गीकरण के। दोस्तों अगर वानस्पतिक वर्गीकरण के बारे में बात करें तो कोई ये सीड है। अगर इसका हम छिलका उतारते हैं, ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री। इस अर्थात इसके अंदर क्या है, 2 कोटिलीडोन। अगर हम छिलका उतारने के बाद हमारा सीड 2 भागों में नहीं बढ़ता तो वो क्या है, वो एक बीजपत्री है, अर्थात उसके अंदर क्या है, एक कोटिलीडोन। अब आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सा एक बीजपत्री है, कौन सा द्विबीजपत्री। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, फल विज्ञान में आपकी केवल 3 फैमिली हैं जो कैसी हैं, एक बीजपत्री हैं। एक बीजपत्री में कौन कौन सी फैमिली है, एक तो आपको कौन सा याद रखना है, केले की फैमिली, एक अनानास की फैमिली, और तीसरी जो याद रखनी है, नारियल की फैमिली, और नारियल फैमिली का ही क्या है, खजूर है। तो 3 फैमिली आपको याद रखनी है। केले की बात करें तो केले की फैमिली कौन सी है, मुजेसी केले की फैमिली है जो एक बीजपत्री है। पोमी एरिकेसी की बात करें तो एरिकेसी का दूसरा नाम क्या है, पोमी। ये किसकी फैमिली है, खजूर की फैमिली है। और इस फैमिली का ही दूसरा क्या है दोस्तों, नारियल है।
तीसरी बात करें ब्रोमिलिएसी की, तो ब्रोमिलिएसी किस फैमिली का है, ब्रोमिलिएसी फैमिली का क्या है, पाइनएप्पल। तो ये 3 क्या है, एक बीजपत्री हैं। अगर आपसे आगे मोस्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों अनार का, तो आपसे क्या पूछा जाता है, खजूर का जन्म स्थान। खजूर का जन्म स्थान क्या है, इराक है। और अनार का जन्म स्थान क्या है, अनार का दोस्तों ईरान है, ईरान। और ईरान किसका जन्म स्थान है, विलायती पालक का, विलायती पालक का जन्म स्थान भी क्या है, ईरान है। अब दोस्तों अगर आगे बात करें नेक्स्ट, तो आपसे यहाँ क्या पूछेगा, यहाँ आपसे पूछेगा कि केला किसके बारे में पूछेगा, केला के। केला क्या है, त्रिगुणित है। केले में क्रोमोसोम संख्या की अगर बात करें एक्स एन बराबर 3x बराबर 33, तो जो भी 3x जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब क्या है, बीज रहित, बीज रहित फल। तो केले का फल कैसा है, सीडलेस, सीडलेस यानी कि इसमें क्या पाई जाती है, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फल। पार्थेनोकार्पिक किसमें पाई जाती है, केले में पार्थेनोकार्पिक पाई जाती है। 3x अगर बात करें केले की, तो यहाँ पूछेगा, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ मोस्टली केले का अगर जन्म स्थान पूछे तो इंडो मलाया, और अगर आम का पूछे तो इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। आम का क्या है, इंडो बर्मा, और केले का क्या है दोस्तों, इंडो मलाया। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर बात करें ये जितनी 3 फैमिली एक बीजपत्री थी, अब बात करें द्विबीजपत्री की, बाकी जितनी बची फैमिली है वो कैसी हैं, आपकी द्विबीजपत्री हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें आम की या फलों की, तो मोस्टली आपको यहाँ याद रखना है कि दोस्तों आम क्या है, बाकी जितनी फैमिली मैंने बताई वो कैसी हैं, आपकी द्विबीजपत्री हैं, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री फैमिली है। तो एनाकार्डियेसी फैमिली किसी है, आम की। और आम का क्रोमोसोम संख्या कितना होता है, 40, और 40 किसका होता है, काजू का। दोस्तों काजू का क्रोमोसोम संख्या भी 40 होती है, और काजू भी किस फैमिली का है, एनाकार्डियेसी फैमिली का। पपीते की बात करें तो पपीते में कैसा, बीज द्वारा प्रोपोगेशन होता है, किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा प्रोपोगेशन होता है। 400 ग्राम सीड क्या होता है इसके लिए, अगर एक लिंगी पौधा है, एक लिंगी पौधा है तो 400 ग्राम बीज चाहिए, और उभयलिंगी पौधा है तो 150 ग्राम सीड, तो 150 ग्राम क्या चाहिए, बीज चाहिए, अगर उभयलिंगी पौधा है। ठीक है, अगर बात करें अमरूद की, तो अमरूद की फैमिली पूछता है, अमरूद की फैमिली क्या है, मीटेसी, और मीटेसी किसकी फैमिली है दोस्तों, जामुन की भी फैमिली है। अगर बात करें यहाँ आपसे नींबू लाइम, नींबू लाइम का क्या पूछता है, जन्म स्थान पूछता है, तो सभी नींबू का जन्म स्थान क्या है, चाइना है। लेकिन नींबू लाइम की बात करें तो नींबू लाइम का जन्म स्थान क्या है दोस्तों, भारत है। अगर भारत की बात करें तो भारत बेलपत्र का, बेलपत्र और आंवला, आंवला इनका जन्म स्थान भी क्या है दोस्तों, भारत ही है। अगर नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, बेर की, तो दोस्तों बेर की बात करें, मोस्टली मैंने आपको बताया कि केला क्या होता है, 3x बराबर 33 त्रिगुणित होता है। और जो बेर की बात करें, बेर 4x बराबर 48 यानी चतुर्गुणित क्या होता है, बेर होता है। अगर केले में जनरल बेसिक क्रोमोसोम संख्या आपसे पूछेगा, बेसिक क्रोमोसोम संख्या, तो आपको क्या करना है, 3 से 33 को काट देना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11। अगर आपसे बेर में क्रोमोसोम संख्या पूछेगा तो x बराबर बेसिक क्रोमोसोम संख्या कितनी बतानी है, 12। तो ये आपको बेसिक क्रोमोसोम संख्या बतानी है। आपसे अगर केले की क्रोमोसोम संख्या पूछेगा 33 बतानी है, और बेसिक क्रोमोसोम संख्या पूछेगा तो आपको 11 बतानी है। ऐसे ही बेर की क्रोमोसोम संख्या 48 बतानी है, और बेसिक क्रोमोसोम संख्या 12 बतानी है। बात करें फालसे की, तो दोस्तों 3 सीड ऐसे होते हैं जिनमें बीज द्वारा क्या होता है, प्रवर्धन होता है। एक तो फालसे में, फालसे के बाद एक नींबू में, और नींबू के बाद दोस्तों एक पपीता में। ये 3 फल ऐसे हैं इनमें क्या होता है, बीज द्वारा प्रोपोगेशन होता है। बात करें अगर दोस्तों किसकी, चीकू की, बात करें किसकी, करौंदे की। करौंदे की क्या फैमिली आपसे पूछी जाती है, एपोसाइनेसी क्या है दोस्तों, करौंदे की फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। करौंदे की फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। बात करें चीकू की, तो चीकू का क्या, एक्रस सपोटा इसका साइंटिफिक नेम है। और सेपोटेसी फैमिली का, सेपोटेसी फैमिली का है चीकू। और इसका जन्म स्थान क्या है, चीकू का भारत है दोस्तों, मोस्टली ध्यान रखना है, चीकू का जन्म स्थान क्या है, भारत। और करौंदे का जन्म स्थान भी क्या है, भारत। और फालसे का क्या है दोस्तों, टिलियसी फैमिली का है। और टिलियसी फैमिली का क्या होता है, जूट होता है। क्या होता है दोस्तों, जूट होता है। इसका जन्म स्थान क्या है, भारत। ठीक है, बात करें आपसे आगे बात करें हम, यहाँ मोस्ट क्वेश्चन होगी, तो आगे बात करें बोटेनिकल क्लासिफिकेशन वेजिटेबल, किसका बात करें, वेजिटेबल का। तो वेजिटेबल में अगर बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की वेजिटेबल में बात करें, तो दोस्तों एक बीजपत्री जो होती हैं केवल वेजिटेबल में, आपको 3 फैमिली याद रखनी है। एक तो एलिएसी, एक डायस्कोरिएसी, डायस्कोरिएसी, एक याद रखनी है पोएसी, पोएसी जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेमनी, जिसे ग्रेमनी भी कहा जाता है। पोएसी को क्या कहा जाता है, ग्रेमनी कहा जाता है। तो दोस्तों 3 फैमिलियों को छोड़कर जितनी भी आपकी फैमिली हैं वो सभी कैसी हैं, द्विबीजपत्री। और मैंने आपको बताया केवल एक बीजपत्री फैमिली फलों में कौन कौन सी है, ब्रोमेलिएसी अनानास की, म्यूजेसी केले की। और म्यूजेसी केले के बाद आपकी पोमी या एरिकेसी फैमिली किसकी है, नारियल की है। नारियल के बाद और किसकी है, आपकी खजूर की है। अगर बात करें सब्जियों में, तो सब्जियों में डाइस्केरिएसी जो फैमिली है वो किसकी है, याम की, याम की है। अगर बात करें पोएसी ग्रेमिनी, तो ये किसकी है, स्वीट कॉर्न की,
स्वीट कॉर्न या मीठी मक्का की। अगर बात करें प्याज या लहसुन की, तो प्याज लहसुन की फैमिली क्या है, एलियेसी। प्याज लहसुन में क्रोमोसोम संख्या 16 होती है और उनका जन्म स्थान क्या होता है, मध्य एशिया होता है। दोस्तों यहाँ बात करें तो 6 से 8 वीक का समय लगता है प्याज की नर्सरी तैयार करने में। बाकी जितनी भी सब्जियां हैं सभी की नर्सरी तैयार करने में कितना समय लगता है, 4 से 5 वीक का समय लगता है। लेकिन प्याज की नर्सरी तैयार करने में 6 से 8 वीक का समय लगता है। दोस्तों अगर बात करें डाइकोट फैमिली की, बाकी सभी फैमिली कैसी हैं, डाइकोट हैं। टमाटर की अगर बात करें तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका पुराना नाम था। अब जो इसका नया नाम हो गया वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम क्या हो गया, टमाटर का नया नाम हो गया। आलू की बात करें तो आलू क्या है दोस्तों, अगर आलू की बात करें तो आलू एक लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। लेकिन अगर बात करें सीड प्रोडक्शन के पर्पज से, तो सीड प्रोडक्शन के पर्पज से क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, अगर बात करें आलू टमाटर, यहाँ मोस्टली एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका, ये सभी आलू बैंगन मिर्च और टमाटर सभी एक ही फैमिली के हैं। कौन सी फैमिली के, सोलनेसी के। और सोलनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें क्रोमोसोम संख्या 24 होती है। केवल आलू में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 48 होती है। तो ऐसे आपको दोस्तों याद रखना है। और बैंगन का जन्म स्थान क्या है, भारत है। बाकी मिर्च का कहाँ है, मैक्सिको। आलू का पेरू। और टमाटर का भी क्या है, दक्षिण अमेरिका। अगर यहाँ बात करें भिंडी की, तो भिंडी की क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है दोस्तों, 130 होती है। कितनी होती है, 130 होती है। अगर बात करें विलायती पालक का जन्म स्थान क्या है, ईरान। ईरान पूछा जाएगा आपसे। और ये चीनोपोडिएसी, इनकी फैमिली पूछी जाएगी। देसी पालक और विलायती पालक की जो फैमिली है वो क्या है दोस्तों, चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी। ठीक है, गाजर की बात करें तो गाजर की जो फैमिली है वो क्या है, अम्बेलिफेरी या एपियेसी, अफगानिस्तान। गाजर की फैमिली क्या है, गाजर की जो फैमिली है अम्बेलिफेरी एपियोसी। ये एम्बेलिफेरी किसकी फैमिली होती है, धनिया की होती है, धनिया। धनिया के बाद सौंफ की फैमिली भी क्या होती है दोस्तों, अम्बेलिफेरी होती है। अगर बात करें इसकी मूली की, किसकी बात करें, मूली की, तो मूली क्या है, एक प्रकार का जड़ है। क्या है, जड़। कोल क्रॉप की बात करें दोस्तों, कोल क्रॉप की बात करें तो कोल क्रॉप में जितने भी कोल क्रॉप्स होते हैं मोस्टली क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 18 होती है। केवल आपका एक सलजम, सलजम की क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 20 होती है। बाकी जितने भी आपके ये हैं क्या नाम, कोल क्रॉप्स हैं, उनकी मोस्टली कितनी होती है, 18 क्रोमोसोम संख्या होती है। तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको रटना नहीं है, इस तरीके से याद रखना है कि कोल क्रॉप्स की जितनी भी होती हैं फैमिली की, क्रोसीफेरी की, सबकी मोस्टली क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 18 होती है। लेकिन बात करें हम सलजम की, तो सलजम की क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है दोस्तों, सलजम की क्रोमोसोम संख्या 20 होती है। अगर बात करें मटर की, मटर की क्रोमोसोम संख्या सबसे कम होती है। इसका जन्म स्थान क्या होता है, इथोपिया होता है। इथोपिया मटर का जन्म स्थान होता है, या एशिया भी लिखा आ सकता है। शकरकंद की बात करें तो शकरकंद में क्रोमोसोम संख्या 90 होती है। शकरकंद की बात करें तो शकरकंद में क्रोमोसोम संख्या होती है n बराबर 6x बराबर 90। तो शकरकंद में क्रोमोसोम संख्या अगर पूछा जाए तो आपको 90 बताना है। अगर बेसिक क्रोमोसोम संख्या आपसे पूछी जाए तो 90/6, 6 एकम 6 पंजे 30। तो 15 क्रोमोसोम संख्या क्या है, बेसिक क्रोमोसोम संख्या इसमें है। अगर बात करें कुकर बीट्स की, तो कुकर बीट जैसी के फल क्या कहलाते हैं, पेपो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेपो। शकरकंद की फैमिली की बात करें तो कॉर्नवोल्वुलेसी क्या है दोस्तों, शकरकंद की फैमिली है। और इसकी क्रोमोसोम संख्या आपको जरूर याद रखने हैं, क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है इसमें, 90 होती है। अगर नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें पकने के आधार पर, श्वसन के आधार पर क्या फल होगी, किसकी बात करें, पकने के आधार पर या श्वसन के आधार पर फलों की बात करें तो दोस्तों दो तरीके के फल होते हैं। जो फल तोड़ने के बाद तोड़ने के बाद पकते हैं, जो तोड़ने के बाद भी पकते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लाइमेट्रिक। और जो तोड़ने के बाद सड़ जाते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। अब इस साइंटिफिक वे में इनकी बात करें तो जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं वो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, वो नॉन क्लाइमेट्रिक तोड़ने के बाद सड़ने लगते हैं, पकते नहीं है। क्लाइमेट्रिक की बात करें तो तोड़ने के बाद उनमें श्वसन दर बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ता है। क्लाइमेट्रिक में क्या बढ़ता है, श्वसन दर बढ़ जाती है। और क्या करें, इथाइलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर बात करें दोस्तों इथाइलिन की, तो इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है। तो फलों को तोड़ने के बाद क्या पकाया जा सकता है। अगर फलों की बात करें दोस्तों क्लाइमेट्रिक में आम, पपीता, केला, अमरूद, सेब, चीकू आपसे पूछ सकता है। आम, पपीता, केला तो आपको याद रहेगा, अमरूद भी याद रहेगा, लेकिन सेब, बेल और चीकू, सेब, बेल और चीकू दोस्तों कैसे फल हैं, क्लाइमेट्रिक फल हैं। कैसे फल हैं, क्लाइमेट्रिक। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें सब्जियों में तो खरबूजा आपसे बहुत पूछा जाता है। खरबूजा क्या है दोस्तों, खरबूजा मोस्टली ये क्या है, क्लाइमेट्रिक फल है। ठीक है, अगर नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करें तो नॉन क्लाइमेट्रिक तोड़ने के बाद श्वसन दर घट जाती है, तोड़ने के बाद इथाइलिन की मात्रा घट जाती है, तोड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, सड़ने लगते हैं, पकते नहीं है। ठीक है, अगर बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक तो मोस्टली तरबूज क्या है दोस्तों, नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, तोड़ने के बाद सड़ता है। और खीरा भी क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल है।
ये जितने भी हैं ये क्या है आपके सब नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। जीवन चक्र के आधार पर बात करें सदाबहार, ऐसे वृक्ष जिनमें वर्ष में एक बार वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं, हरे भरे वर्ष भर उनमें पत्ते रहते हैं, उसे सदाबहारी वृक्ष कहते हैं। पर्णपाती वृक्ष या पतझड़, इन्हें क्या बोलते हैं, पतझड़ वृक्ष। पतझड़ वृक्ष जिन जो वृक्ष वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पतझड़ी वृक्ष बोलते हैं। अगर बात करें किसकी सामान्यतः सदाबहार वृक्ष होगी, सदाबहार वृक्ष होगी हरे भरे, जैसे आम अमरूद आपके जो सदाबहारी वृक्ष हो गए जिन पर वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, उन्हें कब लगाते हैं, वर्षा ऋतु में लगाते हैं। कब लगाते हैं, वर्षा ऋतु में, वो अच्छा चल जाते हैं। अगर बात करें पर्णपाती की, पर्णपाती वृक्षों को लगाने का समय कब है, सर्दियों का समय, अक्टूबर फरवरी, सर्दियाँ शुरू होते ही पर्णपाती पतझड़ी वृक्ष लगाते हैं, और वर्षा शुरू होते ही कौन से वृक्ष लगाते हैं, सदाबहारी वृक्ष लगाते हैं। अगर नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें किसकी, नेक्स्ट बात करें हम परागण की, किसकी बात करें, परागण की। तो दोस्तों परागकणों का, परागण की परागकण बात करें पॉलिनेशन की, तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है दोस्तों, परागण कहलाता है। परागण 3 प्रकार का होता है, स्वपरागण और ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड, और क्या कहलाता है, परपरागण। स्वपरागण की बात करें तो केला अंगूर स्वपरागण। सब्जियों की बात करें आलू टमाटर मटर क्या है, स्वपरागित है। दोस्तों स्वपरागित और परपरागित में क्या पहचान है, मैं आपको एक पहचान बताता हूं दोस्तों। इसमें एक कंडीशन बनती है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिससे क्या होता है, स्वपरागण का हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों एक होती है होमोगैमी। क्या होती है, होमोगैमी। ठीक है। अब क्या है, ये आपका टमाटर है, टमाटर का क्या है, पौधा है। ये क्या है, इसका नर है, ये मादा है। तो टमाटर की नर और मादा जब सेम टाइम एक साथ क्या होंगी, परिपक्व एक टाइम पे क्या हो रही, परिपक्व हो रही हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस कंडीशन को बोलते हैं होमोगैमी। क्या बोलते हैं, होमोगैमी। तो होमोगैमी अगर है टमाटर में तो वो क्या, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेगी। जब नर और मादा एक ही टाइम पे क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उन्हें बाहर से परागकण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनमें कंडीशन क्या है बनेगी, सेल्फ पोलिनेशन की कंडीशन बनेगी। ठीक है। अगर दूसरी बात करें क्लिस्टोगैमी की बात करें तो क्लिस्टोगैमी भी क्या करती है, यह एक कंडीशन है, ये किसे, स्वपरागण को प्रमोट करते हैं। क्लिस्टोगैमी किसमें पाई जाती है, लिट्यूस में। किसमें पाई जाती है, लिट्यूस क्या है, एक पत्तीदार सब्जी है। कैसी सब्जी है, पत्तीदार सब्जी। लिट्यूस कैसी है दोस्तों, पत्तेदार सब्जी है। और लिट्यूस में क्या होता है दोस्तों, क्लिस्टोगैमी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपका फ्लावर होता है, ये क्या है, मान लो आपका फ्लावर है लिट्यूस का, तो इसके अंदर ही क्या है, नर भी है, और इसके अंदर ही क्या है, मादा है। तो ये ओपन नहीं होगा तब तक जब तक इसके अंदर क्या, फर्टिलाइजेशन जब तक इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, ये ओपन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओपन होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन की कंडीशन ही बनेगी। अगर बात करें परपरागण की, दोस्तों परपरागण की अगर हम बात करें तो परपरागण में मोस्टली आपका क्या आता है, पालक आता है। तो पालक दोस्तों मैं बता देता हूँ, पालक क्या है, एक पत्तेदार सब्जी है। और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। आपको मोस्टली ध्यान रखना है, जितने परपरागण पत्तेदार सब्जियों में होता है वो हवा के द्वारा होता है, और जितनी भी बाकी सब्जियां हैं मोस्टली उनमें सब में किसके द्वारा होता है, परपरागण कीटों के द्वारा होता है। ठीक है। अगर बात करें अधिकांशतः परपरागण कीटों के द्वारा होता है। बात करें फलों की, तो पपीता खजूर क्या है, परपरागित फल है। क्योंकि पपीता खजूर में दोस्तों क्या होता है कि हमें 10:1 का अनुपात क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, कि 10 अनुपात मादा और 1 अनुपात का क्या, नर का हमें अनुपात रखना जरूरी होता है। और आंवले की बात करें तो आंवला भी क्या है दोस्तों, परपरागित फसल है। आंवला भी क्या है, आंवला दोस्तों क्या है, एक परपरागित है। आंवला क्या है, एक दोस्तों परपरागित है। अगर बात करें ओपन क्रॉस पॉलिनेशन की, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ % स्वपरागण भी होता है और कुछ परपरागण भी होता है। तो बैंगन और मिर्च और भिंडी, इनमें क्या होता है दोस्तों, स्वपरागण भी होता है। लेकिन जब बात करें मोस्टली तो अधिकांशतः इनमें क्या होता है, अधिकांशतः परपरागण ज्यादा होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में स्वपरागण भी थोड़ा थोड़ा होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इन्हें बीच का बोला जाता है, स्वपरागण और परपरागण के। दोस्तों यहाँ अगर बात करें आपकी मटर आई, तो जितनी भी आपकी दलहनी फसल है, कैसी फसल है, दलहनी फसल, दाल वाली फसल है, तो उनमें मोस्टली जो परागण होता है वो कैसा होता है, स्वपरागण होता है। कैसा होता है, स्वपरागण। अगर बात करें दोस्तों यहाँ 3 चीजें और बनती हैं। एक तो आपका क्या होता है, पोलिनेटर, और अगला क्या बनता है, पोलिनाइजर। ठीक है। अगर पोलिनेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया परागण किसे कहते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेटर की बात करें तो दोस्तों परागकणों को जो ले जाने का काम करता है, जैसे मक्खी परागकणों को ले जा रही है, वो क्या कहलाती है, पोलिनेटर। और बात करें पोलिनाइजर की, किसकी बात करें, पोलिनाइजर की,
तो अगर कोई भी पौधा बाहर से अपने परागकण ले रहा है, तो जिस पौधे से परागकण ले रहा है, जो पौधा अपने परागकण डोनेट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलिनाइजर। क्या बोलते हैं? पॉलिनाइजर कहा जाता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, आम में परागकण ले जाने का काम कौन करता है? घरेलू मक्खी। तो आम का पॉलिनेटर कौन हो गया? घरेलू मक्खी। पाइन एप्पल की बात करें तो पाइन एप्पल का कौन हो गया? हमिंग बर्ड। पाइन एप्पल में हमिंग बर्ड क्या करता है? परागकणों को ले जाने का काम करता है। खजूर की बात करें तो खजूर में कृत्रिम पर परागण होता है, वो हाथ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाथ द्वारा। बैंगन में बात करें तो बैंगन, वैसे बम्बल भी, वैसे बैंगन वैसे बम्बल भी क्या किया जाता है? परागकणों का बम्बल भी बैंगन में किसके द्वारा किया जाता है? बम्बल भी द्वारा परागण किया जाता है। ठीक है। अगर बात करें किसकी? परागण माध्यम की। किसकी बात करें? परागण माध्यम की। तो वायु द्वारा अगर परागण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। एनिमोफिलस। जितने ही पत्तेदार सब्जियां हैं, कैसी सब्जियां? पत्तेदार सब्जियों में पर परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। कीटों द्वारा अगर परागण होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटेमोफिलस। जल द्वारा अगर पर परागण होता है उसे हाइड्रोफिलस, और पक्षियों द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्निथोफिलस। स्वपरागण की बात करें तो एक पुष्प, स्वपरागण की अगर बात करें तो किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण। और अगर किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो उसे भी क्या बोलते हैं? स्वपरागण ही। लेकिन जब पौधा चेंज हो जाता है तो क्या वो कंडीशन क्या बन जाती है? पर परागण बन जाती है। ठीक है। अगर बात करें फूलों की तो फूल चार प्रकार के होते हैं। एक तो डायोसियस, एक मोनोसियस, एक गायनोडायोसियस, एक एंड्रोमोनोसिस। वैसे फ्लावर की बात करें तो फ्लावर दोस्तों, फूल की जो कंडीशन होती है सेक्स फॉर्म लगभग 15 से 20 तरीके की होती है, लेकिन मोस्ट आपको बताई हुई है। अगर डायोसियस की बात करें तो डायोसियस में एक पौधे पर क्या होंगे? आपके नर होंगे, एक पौधे पर क्या होगी? आपकी मादा होगी। अलग अलग नर पौधे पर होंगे, अलग अलग क्या होंगी? मादा पौधे पर होंगी। जैसा कि पपीता खजूर, क्योंकि पपीता खजूर में 1:10 का अनुपात जो है कंट्रोल करना, मेंटेन करना जरूरी होता है दोस्तों। अगर उभयलिंगी पौधे होते हैं तो उसमें ये अनुपात मेंटेन करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है? नर मादा एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर एक लिंगी पौधा हम लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? नर मादा का अनुपात क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। और ये क्या कंडीशन डायोसिस में पाई जाती है। ठीक है। पालक, परवल और टिंडा, ये भी क्या है दोस्तों? एक डायोसिस कंडीशन के क्या है? पौधे हैं। अगर बात करें मोनोसियस की, मोनोसियस किसमें पाया जाता है? कुकर बीट्स। कुकर बीट ऐसी की जितनी भी सब्जियां हैं उनमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है दोस्तों? मोनोसियस कंडीशन पाई जाती है। कौन सी कंडीशन पाई जाती है? मोनोसियस। एक ही पौधे पर क्या होते हैं? नर मादा दोनों भाग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है? कुकर बीट्स है, तो इसमें जो पहली 4-5 शाखा निकलेंगी उस पर नर भाग होगा, और उसके बाद जो शाखा निकलेंगी स्टार्टिंग की 4 से 5 शाखा पर नर, और जो 5 के बाद जो शाखा निकलेगी उस पर कौन सी पौधे होंगे? मादा। तो जो फल हमारा बनता है वो किस पर बनता है? मादा फूल पर बनता है। तो अगर बात करें मोनोसियस की, तो मोनोसियस की कंडीशन कुकर बिट्स में, नारियल और आंवला में। आंवला क्या था दोस्तों? परपरागित फसल था। आंवला क्या था? परपरागित फसल। और बात करें आंवला नारियल की तो मोनोसियस कंडीशन किस में पाई जाती है? आंवले में, और इसमें पाई जाती है नारियल में। एंड्रोमोनोसिस की बात करें तो नर व द्विलिंगी। अगर एंड्रोमोनोसिस की बात करें तो एंड्रो का मतलब एंड ना, तो नर और द्विलिंगी, नर प्लस मादा, ये किस में पाई जाती है? आम व खजूर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आम व खरबूजे में। आम व खरबूजे में, यानी कि आपका नर भी होगा और दूसरी शाखा पे नर प्लस मादा होगा। ठीक है। एक ही पेड़ पर एक शाखा पर नर होंगे और एक शाखा पर क्या होंगे? दोनों एक साथ होंगे। अगर बात करें गायनोडायोसिस की, तो गायनो का मतलब क्या आ गया? इसमें गाय आ गया, तो इसका मतलब एक शाखा पर क्या होगी? मादा होगी, और एक शाखा पर क्या होंगे? दोनों होंगे। ठीक है। ये कंडीशन किसमें पाई जाती है? पपीते में पाई जाती है। दोस्तों थोड़ा स्पीड मेरी थोड़ी तेज है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और क्या करना है हमें एक ही वीडियो में दोस्तों कवर करना है। अगर नेक्स्ट बात करें पपीता खजूर की, तो पपीता खजूर में मैंने क्या बताया? 2 तरीके के पौधे पाए जाते हैं। नर भाग 10% रखने में क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा रह सके। कुकर बिट्स की अगर बात करें तो 15:1 का क्या अनुपात हमें मेंटेन करना हो जरूरी होता है। अगर बात करें कुकर बिट्स की, तो जो पहली 4 से 5 शाखा होती हैं उन पर नर पुष्प लगते हैं। कैसे पुष्प लगते हैं? नर पुष्प लगते हैं। अगर 5 के बाद जो जितनी भी शाखाएं आपकी होती हैं उस पर मादा पुष्प लगते हैं, और फल जो बनता है मोस्टली वो मादा पुष्पों से बनता है। किससे बनता है? मादा पुष्पों से बनता है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी में बढ़ा, तो कौन से नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी? किसकी संख्या बढ़ेगी? नर पुष्पों की। अगर टेम्परेचर कंट्रोल है तो किसकी संख्या बढ़ेगी? मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। तो नर पुष्पों की संख्या से हमें कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला। कुकर बिट्स में मादा पुष्पों की संख्या से क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो किसी भी आपका पीजीआर का क्या कर देना चाहिए? रेगुलेटर का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि नर पौधों फूलों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि नर फूलों की संख्या अगर अधिक होगी तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। अगर बात करें वानस्पतिक के आधार पर, किसकी बात करें? वानस्पतिक के आधार पर, तो एक बीजपत्री मैंने आपको बताई दी है दोस्तों कौन कौन सी सब्जियां थी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगर नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों किसकी? खाने योग्य भाग की। किसकी बात करें? खाने योग्य भाग की। तो खाने योग्य भाग में अगर जनरली हम बात करें तो 2 तरीके की, अगर गांव में या कहीं भी पूछोगे आप खाने योग्य भाग क्या होगा तो बताएंगे गुद्दा।
लेकिन दोस्तों अगर साइंटिफिक वे में हम बात करें तो खाने का वाला भाग क्या होता है, मीजोकार्प। अगर मीजोकार्प की बात करें दोस्तों, ये क्या है आपका आम है, तो ये आम का क्या है, बीच में गुद्दा है, ये बाहर क्या होगा, छिलका छिलका, और इसके अंदर क्या होगा, बीज। तो बीज, तो इसका खाया जाने वाला भाग कौन सा है, बीच वाला, इसे क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। मीजोकार्प या मध्य फलभित्ति बोल सकते हैं। अगर बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस को क्या कहा जाता है, पुष्पासन। पुष्पासन कहा जाता है। तो पुष्पासन किसका खाया जाता है, सेब नाशपाती का खाया जाता है पुष्पासन। स्ट्रॉबेरी और आलू बुखारा का भी क्या खाया जाता है, पुष्पासन। अगर बात करें प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा किसका खाया जाता है दोस्तों, बेल का खाया जाता है। किसका खाया जाता है, बेल का। एंडोस्पर्म की बात करें, नारियल, तो एंडोस्पर्म को हिंदी में क्या खाया जाता है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष किसका खाया जाता है दोस्तों, नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। अगर बात करें किसकी, आपकी बात करें अमरूद की, तो पेरिकार्प और थैलेमस, यानी पेरिकार्प थैलेमस किसका खाया जाता है दोस्तों, अमरूद का खाया जाता है। अगर जूसी प्लेसेंटल हेयर की बात करें दोस्तों, आप अगर नींबू के फल को देखोगे, नींबू के फल को क्या करोगे, उसकी एक फाँक काटोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे ऐसे, जिनके अंदर क्या जूस भरा हुआ, तो उन्हें क्या कहेंगे, प्लेसेंटल हेयर। क्या कहेंगे दोस्तों, जूसी प्लेसेंटल हेयर। तो नींबू वर्गीय फलों में क्या खाई जाती है, जूसी प्लेसेंटल हेयर खाई जाती है। जूसी सीड की बात करें तो अनार लीची में दोस्तों क्या खाया जाता है, जूसी सीड। अनार लीची में दोस्तों क्या खाया जाता है, जूसी सीड खाया जाता है। क्या खाया जाता है, जूसी सीड। मीजोकार्प और एपिकार्प की बात करें तो जामुन में मीजोकार्प और एपिकार्प क्या है दोस्तों, खाने योग्य भाग है। अगर बात करें दोस्तों तो मोस्टली सब्जियों में, किस में बात करें, मोस्टली सब्जियों में, तो सोलोनेसी में मैंने आपको बताया जितनी भी आपकी सब्जियां हैं, आलू में क्या होते हैं, 48 क्रोमोजोम होते हैं, बाकी सभी में 24 क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं, 24 क्रोमोजोम होते हैं। अगर बात करें बैंगन की, तो बैंगन का जन्म स्थान क्या होता है, भारत होता है, बाकी सभी का क्या होता है, भारत नहीं होता। अगर बात करें सोलोनेसी के फलों की, तो सोलोनेसी की जो फैमिली के प्रोडक्ट सब्जियां हैं उन्हें फल कहा जाता है, लेकिन जो आलू है उसे रूपांतरित तना कहा जाता है, या ट्यूबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्यूबर भी कह सकते हैं। और ट्यूबर के साथ साथ क्या कह सकते हैं, कंद भी कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें कुष्मांड कुल को, तो कुष्मांड कुल को कुकुरबिटेसी कुल क्या कहा जाता है, कुकुरबिटेसी कुल कहा जाता है। इसके अंदर तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि सभी प्रकार के फल आते हैं। बात करें लेग्यूमिनेसी की, तो लेग्यूमिनेसी में क्या आता है, मटर और दलहनी फसलें आती हैं। इनके खाए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, पोड कहा जाता है। क्रूसीफेरी की बात करें तो क्रूसीफेरी कुल की जितने भी मोस्टली सब्जियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोलक्रॉप। क्या कहा जाता है, कोलक्रॉप क्या कहा जाता है, कोलक्रॉप। अम्बेलीफेरी की बात करें तो गाजर अम्बेलीफेरी फैमिली का है। इसमें सौंफ, धनिया भी किस फैमिली का है, अम्बेलीफेरी का। अम्बेलीफेरी को क्या कहा जाता है, पोएसी नहीं, अम्बेलीफेरी को क्या कहा जाता है, अम्बेलीफेरी फैमिली जो है किसकी, गाजर की। बात करें कोलक्रॉप्स की दोस्तों, तो आपको यहाँ मोस्टली याद रखना है, एक मैंने क्या कहा, फूल। तो फूल गोभी आ गई। फूल कहाँ लगता है दोस्तों, हेड। फूल जो लगता है, पता किसका पूछते हैं, पता पूछते हैं हेड का। तो यानी पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या है दोस्तों, हेड। पता किसका पूछते हैं, हेड का। तो पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या है, हेड। अगर फूल की बात करें तो फूल कहाँ लगता है दोस्तों, कुंज या कर्ड। जो भी शादी का कार्ड रहता है, कर्ड या पुष्पकुंज, कार्ड पर कहाँ क्या लगता है, फूल लगता है। गांठ गोभी की बात करें, इसे क्या बोलते हैं, नोब या फूला हुआ तना। गांठ गोभी का क्या खाया जाता है, एक ऐसी कोल क्रॉप है जिसका क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है। इसे नोल खोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोल खोल भी नाम दे सकता है। इसे खोला रबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रबी खोला रबी भी इसे कहा जाता है। बात करें किसकी, ब्रोकली। किसकी बात करें, ब्रोकली की। तो ब्रोकली का खाया जाने वाला भाग क्या है दोस्तों, पुष्पक्रम ब्रोकली का खाया जाने वाला भाग है। अगर हम क्या करें, नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों जो आपकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सलजम क्या है दोस्तों, एक ऐसा मेंबर है जिसमें 20 क्रोमोजोम होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं, 20 क्रोमोजोम होते हैं। बाकी जितने भी आपके ब्रेसिकेसी फैमिली के जो वेजिटेबल हैं, सब में क्रोमोजोम संख्या कितनी होती है, 18 होती है। बात करें प्याज की, प्याज और लहसुन क्या है, एक बीजपत्री है, क्रोमोजोम संख्या 16 होती है। एशिया माइनर जन्म स्थान है। प्याज का खाया जाने वाला भाग ये बताएं तो बल्ब है। और लहसुन की खाए जाने वाले भाग की बात करें तो लहसुन का क्या है दोस्तों, किलो खाया जाने वाला भाग है। बात करें चिनोपोडियेसी, किसकी बात करें, चिनोपोडियेसी में पालक आता है। और विलायती पालक भी किस में आता है, चिनोपोडियेसी में आता है। विलायती पालक की अगर बात करें, विलायती पालक का ईरान क्या है, जन्म स्थान है। विलायती पालक की बात करें तो पत्तियां इसकी खाई जाती हैं। तो चिनोपोडियेसी फैमिली का है। बात करें इसमें प्रोपोगेशन किसके द्वारा, वायु द्वारा क्या होता है, परपरागण सभी पत्तेदार सब्जियों में होता है। मैं बता चुका हूँ कौन कौन बोले फैमिली क्या है, शकरकंद की खाया जाने वाला भाग क्या है, रूपांतरित जड़। शकरकंद में क्रोमोजोम संख्या कितनी होती है, 90। 6x बराबर क्या होती है, 90। बात करें फल के प्रकार की, तो दोस्तों जो फल किससे, अंडाशय से विकसित होते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं। जो अंडाशय से विकसित नहीं होते वो कैसे कहलाते हैं, झूठे फल कहलाते हैं। तो दोस्तों सेब किससे, थैलामस पुष्पासन से विकसित होता है। सेब क्या है, असत्य फल है। नाशपाती भी थैलेमस से विकसित होती है, ये भी क्या है, असत्य फल है। पाइनएप्पल पुष्पक्रम से विकसित होता है, ये भी क्या है दोस्तों, असत्य प्रकार का फल है। अगर नेक्स्ट हम बात करें किसके, फल के प्रकार की, इसकी बात करें फल के प्रकार की, तो दोस्तों एक फल ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, बीज बहुत सारे गुद्दे से बीज चिपके होते हैं। जिसमें बीज गुद्दे से चिपके होते हैं उस प्रकार के फलों क्या बोलते हैं, बेरी। गुद्दे से बीज चिपके हुए केले में, पपीते में, अंगूर, अमरूद, चीकू में क्या होते हैं, सभी में बीज क्या होते हैं,
गुदे चिपके होते हैं, तो इसे किस प्रकार का, बेरी प्रकार का बोलते हैं। दोस्तों केले को जब आप बीज से चीरोगे तो आपको काले काले से क्या धब्बे से बीज बीज से दिखाई देंगे, जो वो क्या होते हैं, उसके बीज होते हैं काफी सूक्ष्म। इसका केले का बीज होता है तो वो क्या होता है, गुदे चिपका होता है। तो बेरी की पहचान क्या है, बेरी प्रकार के फल की, कि इसके बीज क्या होते हैं, गुदे चिपके होते हैं। बात करें ड्रूप स्टोन या स्टिफल, ड्रूप स्टोन या स्टिफल की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है, केवल एक ही बीज होता है, एक बीज। डूब की पहचान क्या है, इसमें एक ही बीज होता है। तो आम, बेर, नारियल, जामुन, खजूर, लहसुआ जितने भी हैं इसमें एक बीज होता है। बात करें कैप्सूल की, किसकी बात करें, कैप्सूल की, तो भिंडी, आंवला क्या है दोस्तों, कैप्सूल के उदाहरण है। भिंडी, आंवला क्या है, कैप्सूल के उदाहरण है। और अफीम, प्याज, अफीम, प्याज भी क्या है, कैप्सूल के उदाहरण है। बात करें किसकी, पोम की, तो सेब, नाशपाती का क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। क्या खाया जाता है, पुष्पासन, पुष्पासन खाया जाता है सेब, नाशपाती का। और क्या है, पोम प्रकार के फल हैं। किस प्रकार के फल हैं, पोम प्रकार के। बात करें हेस्पेरिडियम की, किसकी बात करें, हेस्पेरिडियम, तो नींबू वर्गीय फलों को क्या कहा जाता है दोस्तों, हेस्पेरिडियम नींबू वर्गीय फलों को कहा जाता है। बात करें एम्फीसराका की, किसकी बात करें, एम्फीसराका की, तो बेलपत्र क्या है दोस्तों, एक तरीके का एम्फीसराका है। ठीक है। अगर बात करें इसकी पेपो की, तो कुकुरबिटेसी के फल क्या कहलाते हैं दोस्तों, पेपो कहलाते हैं। सिरोसिस की बात करें तो पाइनएप्पल, कटहल को क्या कहा जाता है, सिरोसिस कहा जाता है। ठीक है। अगर मोस्टली आगे हम क्या करें, बात करें नेक्स्ट हम बात करें सब्जियों के प्रकार की, किसकी बात करें, सब्जियों के प्रकार की, तो मोस्टली मैंने आपको पहचान बताई कि सरसबेरी, जो गुद्दे से फल चिपके होते हैं उस सरसबेरी बोलते हैं दोस्तों। मोस्टली आलू जो होता है, आलू का बीज उत्पादन करने के लिए ठंडे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन आलू का जो मोस्टली प्रोडक्शन होता है वो उत्तर भारत में होता है। लेकिन उत्तर भारत में सीड प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, टेम्परेचर गर्म होता है, लेकिन सीड प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए क्या इसका बीज उत्पादन कहाँ होता है, ठंडे इलाकों में होता है। और इसके गुद्दे जिस प्रकार टमाटर के बीज निकलते हैं उसी प्रकार के आलू के बीज भी निकलते हैं, जिन्हें ट्रू पोटैटो सीड कहा जाता है। ट्रू पोटैटो सीड जो दी थी वो टेक्निक वो किसने दी थी, रामानुजम ने। ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया था, रामानुजम ने दिया था। मालवेसी की बात करें तो मालवेसी में भिंडी, भिंडी किस में आता है, मालवेसी में आता है। ठीक है। और किस प्रकार का, कैप्सूल प्रकार का फल है। प्याज भी किस प्रकार का है, कैप्सूल प्रकार का फल है। आंवला भी किस प्रकार का है, कैप्सूल प्रकार का है। कुकुरबिटेस की बात करें, कुकुरबिटेस के फल पेपो कहलाते हैं। क्रूसीफेरी की बात करें तो सिलिगुआ इसके फल कहलाते हैं। लेकिन कोलक्रोप्स में एक तना, नोल खोल मैंने बताई थी, नोल खोला क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है, फूला हुआ तना, उसे खोला रवि भी कहा जाता है, खोला रवि कहा जाता है। मूंगफली, इमली की बात करें जो लंबी होती है दानेदार, उसे क्या बोलते हैं, लामेंटम, क्या बोलते हैं, लामेंटम। इमली को ग्रेमनी खागा फसलों का कैरियोप्सिस कहा जाता है। बात करें दीप्ति काल के आधार पर पुष्पन से संबंधित की, तो दोस्तों कुछ फसलें अगर पुष्पन से संबंधित की बात करें तो कुछ फसलें गर्मियों में उगती हैं, कुछ सर्दियों में उगती हैं, लेकिन उनकी फ्लोरिंग कंडीशन या फ्लोरिंग, फूल आने की स्टेज अगर लंबे दिनों में होती हैं तो उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। शॉर्ट दिनों में फूल फ्लोरिंग होती है तो शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। उसी प्रकार से आलू, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी की क्या फ्लोरिंग कब होती है दोस्तों, इनकी लॉन्ग डे में क्या होती है, फ्लोरिंग होती है, इसी ने लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। और गुलदावरी, शकरकंद, पाइनएप्पल की फ्लोरिंग क्या होती है, शॉर्ट दिनों में होती है, इसीलिए इन्हें क्या छोटे दिन वाले पौधे कहा जाता है। अब बात करें आलू की, आलू क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। और बीज उत्पादन के पर्पज से आलू पूछे तो कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट। तो आलू में दो क्वेश्चन पूछ सकता है, आलू कैसा प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, और शॉर्ट सीड प्रोडक्शन के पर्पज से कैसा है, आलू शॉर्ट डे प्लांट है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनमें डे नेचुरल, उनमें सूर्य की प्रकाश का कोई मोस्टली प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सूर्य का प्रकाश कम है चाहे अधिक है। मोस्टली उनकी कंडीशन क्या 12 महीने एक जैसी बनी रहती है, 12 महीने प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो डे नेचुरल, क्या डे नेचुरल प्लांट बोलते हैं। ठीक है। अगर बात करें किसकी, दीप्ति काल की, दोस्तों 3 तरीके की ऋतुएं पाई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो जून से प्रारंभ होकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक क्या होती है, खरीफ। रबी की बात करें तो अक्टूबर में बोई जाने वाली फसलें रबी की, और फरवरी में बोई जाने वाली फसलें किसकी, फरवरी में बोई जाने वाली फसलें जायद की होती हैं। ठीक है। अगर बात करें मोस्टली रबी की, जितनी भी गेहूं के साथ की आपकी बोई जाने वाली अक्टूबर में बोई जाने वाली फसलें होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग डे होती हैं। अगर खरीफ की बात करें, खरीफ वाली जितनी भी फसलें आपकी होती हैं वो कैसी होती हैं दोस्तों, जून में बोई जाने वाली, वो सभी शॉर्ट डे प्लांट होता है। और जायद की बात करें तो जायद में सभी मोस्टली अधिकांश क्या आते हैं, कुकुरबिटेसी आते हैं। बात करें एक वर्षीय की, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा कर लेती हैं उन्हें एक बीज पर एक वर्षीय बोलते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी ये क्या है, एक वर्षीय सब्जी है। अगर बात करें फल की तो स्ट्रॉबेरी क्या है दोस्तों, एक वर्षीय फल है। अगर बात करें द्विवर्षीय की तो वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 ऋतुओं में पूरा कर लेती है। 2 साल से मतलब नहीं है 2 ऋतुओं से, 1 साल से मतलब नहीं है 1 ऋतु से, जो एक ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है वो एक वर्षीय है। जो 2 ऋतु में अपना, एक ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं, दूसरी ऋतु में अपने फ्लोरिंग उत्पन्न करती हैं, फ्लोवर प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें द्विवर्षीय बोलते हैं। तो प्याज, आलू, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर क्या है,
एक ऋतु में अपना क्या करती हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं, दूसरी ऋतु में क्या करती हैं, फ्लावर का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो इन्हें द्विवर्षीय बोला जाता है। बात करें पेरेनियल की, बहुवर्षीय की, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 ऋतुओं में पूरा करती हैं। क्या करती हैं? 2 ऋतुओं में अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पेरेनियल वेजिटेबल बोलते हैं। सब्जियों की बात करें, सब्जियों की, तो सब्जियां मोस्टली पेरेनियल की परवल, टिंडा, ये क्या है दोस्तों? पेरेनियल वेजिटेबल है। सब्जी, टिंडा, ये क्या है दोस्तों? पेरेनियल वेजिटेबल है। सामान्यतः अगर हम बात करें प्रवर्धन की, किसकी बात करें? मोस्टली जितनी भी एक वर्षीय सब्जियां होती हैं उनमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। और जो बहुवर्षीय सब्जियां होती हैं उनमें प्रवर्धन वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, रूट कटिंग या स्टेम कटिंग के द्वारा होता है। तो दोस्तों प्रोपोगेशन, प्रवर्धन 2 तरीके का होता है। अगर बीज द्वारा हम कोई मोस्टली नया पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एक वर्षीय पौधा, उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। अगर बीज के अलावा किसी और भाग से हम क्या कर रहे हैं? नया पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। अगर बात करें फलों के नाम की, तो टमाटर को क्या कहा जाता है? पुअर मैन ऑरेंज, पुअर मैन ऑरेंज, पुअर मैन ऑरेंज किसे कहा जाता है? गरीब का संतरा टमाटर को कहा जाता है। विलायती बैंगन भी टमाटर को कहा जाता है। लव ऑफ इंग्लैंड भी किसे कहा जाता है? टमाटर को। ठीक है, वुल्फ एप्पल भी किसे कहा जाता है? टमाटर को कहा जाता है। बैंगन की बात करें दोस्तों, गरीबों की सब्जी, बैंगन क्या है दोस्तों? गरीबों की सब्जी है। और राष्ट्रीय सब्जी भी क्या है? राष्ट्रीय सब्जी भी क्या है? बैंगन। बैंगन को ओवरजीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बैंगन को ओवरजीन के नाम से जाना जाता है। करेले की बात करें तो बालसम पियर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? करेले को। अब दोस्तों यहाँ एक बात करें कोल क्रॉप की, तो गोभी वर्गीय सब्जी जितनी भी हैं वो कैसी कहलाती है? कोल क्रॉप। तो गरीबों का दोस्त, दोस्तों गरीबों की सब्जी की बात करें तो बैंगन है। और गरीबों के दोस्त की बात करें तो क्या है? आलू गरीबों का दोस्त है। सब्जियों के राजा की बात करें, सब्जियों का राजा कौन है? आलू है। सब्जियों की रानी की बात करें तो कौन है? भिंडी है। भिंडी को लेडी फिंगर भी क्या है? कहा जाता है। अगर फलों के उपनाम की बात करें, किसकी? फलों के उपनाम की बात करें तो आम क्या है? राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम है। फलों का राजा भी क्या है? आम है। और बाथरूम फल भी क्या है? आम है। आम को बाथरूम फल इसलिए कहा जाता है, अगर आप एक बार आम खाओगे तो आपको हाथ धुलने के लिए बाथरूम में जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ही ऐसी होती है, खाने के बाद आपके हाथ जरूर चिपक जाएंगे, इसलिए इसे बाथरूम फल कहा जाता है। केले की बात करें तो एडम फिग यानी स्वर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है? केले को कहा जाता है। फ्रूट ऑफ पैराडाइज की बात करें तो फ्रूट ऑफ पैराडाइज किसे कहा जाता है दोस्तों? केले को कहा जाता है। स्वर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है? केले को। एप्पल ऑफ पैराडाइज, ये भी केले को। कल्पतरु किसे कहा जाता है? केले को। और कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? नारियल को। नारियल को क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष। ऐतिहासिक फल भी किसे कहा जाता है? केले को कहा जाता है। ठीक है, संतरे को बात करें तो फैंसी फ्रूट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संतरे को फैंसी फ्रूट कहा जाता है। खजूर की बात करें, शताब्दी फल कहा जाता है दोस्तों। खजूर का पेड़ लगाने के बाद हजारों नहीं, लगभग जितनी भी हमारे फ्रूट की क्या होती है, मोस्टली एज होती है फ्रूट प्लांट की, उस सबसे ज़्यादा क्या होती है? खजूर की होती है, इसीलिए क्या है? शताब्दी वर्ष कहा जाता है। पुराने समय से क्या है? ये पैदा होता आ रहा है। बेलपत्र की बात करें तो गोल्डन एप्पल के नाम से किसे? बेलपत्र को जाना जाता है। क्वींस ऑफ बंगाल के नाम से भी किसे? बेलपत्र को हम जानते हैं। विटामिन B2, बेलपत्र में क्या होते हैं? विटामिन B2 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अनार की बात करें तो ईरान का राष्ट्रीय फल, दोस्तों अनार का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? ईरान। और ईरान का राष्ट्रीय फल भी क्या है? अनार है। फ्रूट ऑफ लव के नाम से किसे जाना जाता है? अनार को फ्रूट ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। अगर इंडियन गुजबेरी की बात करें तो आंवला है। और इंडियन ब्लैकबेरी की बात करें तो जामुन। इंडियन ब्लैकबेरी है। अगर कल्प वृक्ष की बात करें तो नारियल है। और कल्पतरु की बात करें तो केला क्या है? कल्पतरु है। राजस्थान का कल्प वृक्ष की बात करें तो राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है दोस्तों? नारियल है। ठीक है, नहीं खेजड़ी है। कल्प वृक्ष राजस्थान का क्या है? खेजड़ी है। अगर फलों के राजा की बात करें तो आम है, ये मैंने आपको बता दिया। फलों का राजा क्या है दोस्तों? आम है। फलों की राजी मैंगोस्टीन या लीची है। सब्जियों का राजा आलू है। सब्जियों की रानी भिंडी है। फूलों का राजा गुलाब है। फूलों की रानी क्या है? गुलदाउदी है। मसालों का राजा क्या है? काली मिर्च है। पाइपर नाइग्राम है। मसालों की रानी क्या है? छोटी इलायची है, जिसे इटारिया कार्डिमम के नाम से किसे जाना जाता है? छोटी इलायची को जाना जाता है। राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो फाइकस बेंगालेंसिस है। राज्य पेड़ की बात करें तो खेजड़ी किसका है? राजस्थान का राज्य पेड़ है। राष्ट्रीय फूल की बात करें कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा क्या है? राष्ट्रीय फूल है। और राज्य फूल की राजस्थान की बात करें तो रोहिड़ा टिकोमेला क्या है? राज्य फूल है। अगर फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले तत्व की बात करें, किसकी बात करें? तत्व की, तो लाइकोपिन क्या है दोस्तों? लाइकोपिन एक एंटी कैंसर एक्टिविटी है। एक एंटी कैंसर एक्टिविटी है। अगर आप टमाटर का यूज अच्छे से करते हो तो इसके अंदर क्या लाइकोपिन पाया जाता है। और लाइकोपिन क्या करता है? हमारे शरीर में कैंसर से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। सबसे ज़्यादा लाइकोपिन टमाटर में ही पाया जाता है। कोई वर्ल्ड की सब्जी ऐसे नहीं है जो टमाटर से ज़्यादा लाइकोपिन उसमें पाया जाता है। टमाटर क्या है? लाइकोपिन कंटेंट रिच होता है। और टमाटर में जो एंटी कैंसर होता है। ठीक है, मिर्च की बात करें तो कैप्सेसिन और कैप्सेंथिन पाया जाता है। और लाल रंग में जो मोस्टली होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट क्या होता है? उसके लिए जिम्मेदार होता है, सिर्फ कहीं कहीं पे छोड़ के। ठीक है, अगर मोस्टली हम बात करें गाजर की, तो गाजर का पीला रंग की जैंथोफिल के कारण, नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण
होता है। प्याज की बात करें क्यूरसिटिन के कारण। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी का कुरकुमा लौंगा क्या है साइंटिफिक नेम है, और कुरकुमिन के कारण क्या होता है, इसका कलर होता है। पपीते की बात करें तो कैरिकाजैंथिन होता है, और पपीते की बात करें तो पपेन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है। बैंगनी रंग की बात करें तो बैंगनी रंग का वर्णक कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन होता है। तीखेपन की बात करें तो मिर्च कैप्सेसिन, और प्याज की बात करें तो एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड होता है। लहसुन की बात करें डाइलाइल डाइसल्फाइड क्या है दोस्तों, लहसुन। कड़वेपन की अगर बात करें कुकरबिटेसिन, करेले की बात करें तो मेमोडेसिन, बैंगन की बात करें सोलसोडिन और ग्लाइको एल्केलाइड, ठीक है। और नींबू की बात करें तो लिमोनिन क्या है दोस्तों, कड़वापन जो होता है नींबू में वो किसके कारण होता है, लिमोनिन के कारण होता है। अगर दोस्तों विषैले तत्व की बात करें, किसकी बात करें, विषैले तत्व की, तो आलू में जो विषैला तत्व पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सोलेनिन पाया जाता है। बैंगन में कौन सा पाया जाता है, सोलसोडिन पाया जाता है। टमाटर में सेपोनिन पाया जाता है। तरबूज में सेरोटोनिन क्या है, विषैला तत्व पाया जाता है। अगर उपयोगी तत्व की बात करें, पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी क्या है, इंडोल 3 कार्बिरोल क्या है, इंडोल 3 कार्बिरोल। और खुशबू पाई जाती है किसके कारण, सिनग्रीन के कारण। सिनग्रीन के कारण पत्ता गोभी में क्या पाई जाती है, खुशबू पाई जाती है। प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व की बात करें तो क्या है, कैटचोल है। और अगर वैसे बात करें तो एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है, तीखापन होता है। अगर बात करें टमाटर में कवक प्रतिरोधी तत्व क्या है, टोमेटिन है। खुशबू की बात करें तो सल्फोनियम, सल्फोनियम के कारण क्या होती है, टमाटर में खुशबू आती है। अगर बात करें एंटी कैंसर एक्टिविटी तो वो क्या है, लाइकोपिन, लाइकोपिन एंटोकिया। पपीते में बात करें तो पाचन नामक एंजाइम क्या है, पेप्सिन है। बेलपत्र की बात करें तो मार्मोलेसिन क्या है, इसका पाचक एंजाइम है। गुलदाउदी की बात करें तो जैविक कीटनाशी पायरेथ्रम सिनरेरिफोलियम क्या है, जो जैविक कीटनाशी है वो किससे बनाया जाता है दोस्तों, गुलदाउदी से तैयार किया जाता है। अगर बात करें किसकी, खुशबू की, तो पका हुआ जो दोस्तों केला होता है उसमें आइसोपेंटाइल एसीटेट के कारण क्या होती है, खुशबू होती है। कच्चे केले में हेक्सानल के कारण, हेक्सानल के कारण खुशबू होती है। सेब की बात करें तो इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट के कारण क्या होती है, खुशबू होती है। अंगूर की बात करें तो मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण क्या होती है, खुशबू होती है। संतरे की बात करें तो वेलेंसिन के कारण क्या होती है, संतरे में खुशबू होती है। कोलक्रॉप जितनी भी होती हैं आपकी उसमें सिनग्रीन के कारण, पत्ता गोभी फूल गोभी में सिनग्रीन के कारण क्या होती है, खुशबू होती है। बात करें सिट्रिक अम्ल की तो सिट्रिक अम्ल टमाटर अमरूद आम और नींबू में क्या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड की बात करें, सेब केला गाजर में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल की बात करें तो अंगूर इमली में क्या पाया जाता है दोस्तों, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर अनार में कठोरता की बात करें तो टेनिन के कारण होती है। अरबी में कसैलापन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण क्या होता है, अरबी में कसैलापन होता है। आंवले की कसैलापन की बात करें टेनिन और फिनोल के कारण क्या होता है, आंवले में कसैलापन होता है। एकांतर फलन की बात करें दोस्तों, आम के पौधे या कुछ फलों में ऐसी कंडीशन होती है कि एक साल फलाने के बाद तीसरे साल फल आता है तो उसे क्या बोलते हैं, एकांतर फलन बोलते हैं। तो ये समस्या किस में पाई जाती है, आम में पाई जाती है, खजूर में पाई जाती है, सेब में पाई जाती है, जैतून में पाई जाती है। अगर बहुभ्रूणता की बात करें, एक बीज से बहुत सारे पौधे निकलते हैं उसे क्या बहुभ्रूणता बोलते हैं। नींबू आम और जामुन में क्या बहुभ्रूणता की कंडीशन पाई जाती है। बहुभ्रूणता शब्द की अगर बात करें तो ब्रेव ने क्या दिया था, बहुभ्रूणता शब्द दिया था, ठीक है। अगर इसकी बात करें ल्यूवेन हॉक ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। ल्यूवेन हॉक ने किसकी, बहुभ्रूणता की खोज की थी। और शब्द की बात करें तो ब्रेव ने दिया था। अगर आईसीएमआर की बात करें, किसकी बात करें हम, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, आपका जो मेडिकल लाइन का क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके द्वारा क्या निर्धारित किया गया है, सब्जी अगर फलों की बात करें तो दिन में हमें 120 ग्राम फल खाने चाहिए। सब्जियों की बात करें तो 300 ग्राम सब्जियां हमें प्रतिदिन खानी चाहिए। 125 ग्राम हरी पत्तेदार 125 ग्राम, पत्तों से स्टार्ट करो 125 ग्राम। और फिर कहाँ गए हम, जड़ पर गए, जड़ पर कितनी होगी 100 ग्राम, 100 ग्राम और 75 ग्राम क्या खानी चाहिए ऊपर। 125 ग्राम से पत्तों से चले 100 ग्राम जड़ पर आए तो 100 ग्राम जड़ की और 75 ग्राम अन्य सब्जियां खानी चाहिए। फल सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व खनिज पदार्थों की अगर हम बात करें तो दोस्तों जितने भी फल होते हैं और सब्जियां होती हैं वो मोस्टली विटामिन और खनिज लवण का क्या होती हैं, अच्छा स्रोत होती हैं। जो क्या होती है, एंटी कैंसर एक्टिविटी या अनेक रोगों से लड़ने की क्या होती है, उनमें क्षमता होती है। अनेक तरह के विटामिन और खनिज पदार्थ क्या होते हैं, फल सब्जियों में पाए जाते हैं। तो वसा में घुलनशील जो होते हैं एडी के होते हैं। विटामिन और जल में घुलनशील कौन से होते हैं, बीसी होते हैं। अगर बात करें किसकी, कि फलों में कौन सी विटामिन का सोर्स, कौन कौन से फल व सब्जियां हैं तथा कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो दोस्तों विटामिन ए की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैरोटीन है। कैरोटीन या रेटिनोल कहा जाता है। आम में 4800 इंटरनेशनल यूनिट आम में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। पपीते में 2020 आयु क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। सब्जी की बात करें, सब्जी में क्या पाया जाता है, बथुआ की पत्ती और गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, हमारे आंखों में क्या हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है और मोतियाबिंद की समस्या भी क्या हो जाती है, इससे हो जाती है। विटामिन बी1 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन। अगर बात करें तो हरी
हरी मिर्च क्या है दोस्तों, इसका अच्छा स्रोत है विटामिन B1 का। ठीक है, अगर बात करें किसकी, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की बात करें तो बेलपत्र क्या है, B2 का अच्छा स्रोत है। विटामिन B3 की बात करें तो दोस्तों B3 की कमी से क्या हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। B3 की कमी से क्या हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 को पेंटाथिक एसिड कहा जाता है। B6 को पायरिडोक्सिन एसिड कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B9 को फोलेट कहा जाता है। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, कोबालेमिन कहा जाता है। ठीक है, कोबालेमिन कहा जाता है। और लीवर किडनी में क्या सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। विटामिन सी की कमी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और बारबाडेज चेरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद किसमें पाया जाता है दोस्तों, आंवला, अमरूद, अमरूद और आंवला। आंवला दो सोर्स क्या है इसके, विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं और इसकी कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें किसकी, नेक्स्ट हम बात करें आंवला, अमरूद मैंने बता दिया। विटामिन डी की, तो विटामिन डी का से क्या होती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो हमारी हड्डियाँ क्या कमजोर हो जाएंगी, सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। और इसके बाद इसका जो अगला क्या है, मशरूम, मशरूम में भी क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की बात करें, टोकोफेरोल, बादाम। विटामिन ई की कमी से क्या, नरबंधिता, आपकी बच्चा पैदा करने की जनन क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी अगर आप में विटामिन ई की कमी है। विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एवोकाडो में पाया जाता है, किशमिश में पाया जाता है, खजूर में और केला में। बात करें सब्जी की तो कसावा, कसावा को क्या कहा जाता है, टेपियोका, टेपियोका, टेपियोका भी कहा जाता है। टेपियोका में 38%, शकरकंद में 28%, आलू में 22% का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें सबसे ज़्यादा काजू में, बादाम में और सब्जी में। अगर बात करें प्रोटीन, सबसे ज़्यादा पाचनीय प्रोटीन जो होती है वो किसमें होती है, मटर में। वैसे तो सोयाबीन में, दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन अगर पचनीय प्रोटीन की बात करें तो मटर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर क्वाशियोरकोर मरस्मस रोग किसी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। वसा की बात करें तो सबसे अधिक वसा किसमें, अखरोट में। सब्जियों की बात करें तो आलू में क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत लीची है। आयरन की बात करें तो करौंदा इसका सबसे अच्छा स्रोत है। पालक की बात करें तो पायरन की पत्तियों में क्या पाया जाता है, फास्फोरस, फास्फोरस, पालक की पत्तियों में क्या फास्फोरस पाया जाता है। आयोडीन की बात करें तो भिंडी, भिंडी और प्याज, भिंडी और प्याज क्या है दोस्तों, आयोडीन का क्या है, अच्छा स्रोत है। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी, अच्छा स्रोत है, हम बात करें फल सब्जियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व। फल सब्जियों में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व की बात करें तो फल सब्जियों में दोस्तों सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है वो पोटास पाया जाता है। सब्जियों में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व तो वसा सब्जियों में सबसे कम पाई जाती है और पोटास सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फल सब्जियों का संरक्षित पदार्थ की बात करें तो उसे प्रोडक्टिव, दोस्तों फल सब्जियों में क्या होता है, वो हमारा पेट नहीं भरती। फल सब्जियों को हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हमारे शरीर को प्रोटीन और विटामिन मिलती है। तो प्रोटीन विटामिन मिलती है, वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है। इसीलिए क्या है, प्रोटेक्टिव फूड फल सब्जियों को कहा जाता है। अगर विशेषता की बात करें तो खाने योग्य भाग की, ठीक है, अगर बात करें किसकी, जलवायु के आधार पर फलों की, किसकी बात करें, जलवायु के आधार पर अगर फलों की बात करें तो दोस्तों उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शुष्क 4 प्रकार के क्या आपके फल पाए जाते हैं, ये आप याद कर लेना। अगर बात करें किसकी, सब्जियों की बात करें तो गर्म जलवायु की, गर्म जलवायु की अगर बात करें जून जुलाई की सब्जियों की तो टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी क्या है, गर्म जलवायु की सब्जियां हैं। ठीक है, और बात करें जायद में मोस्टली जो कुकर बिट्स होती हैं वो सभी क्या होती है, जायद की फसलें होती हैं। अगर गर्म जलवायु की बात करें तो खरीफ की सभी फसलें क्या हैं, गर्म जलवायु की हैं। लेकिन दोस्तों शकरकंद, शकरकंद कब लगाया जाता है आपका, जून में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जून में लगाया जाता है। अगर महत्वपूर्ण तापमान की बात करें तो आम के लिए मोस्टली सामान्य वृद्धि के लिए 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन भंडारण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 13 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर आम के भंडारण के लिए क्या दोस्तों होना चाहिए। अगर बात करें किसी केले के भंडारण की तो मोस्टली केले के भंडारण के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। 26 डिग्री सेल्सियस एवरेज है। तो अगर भंडारण की बात करें 13 डिग्री सेल्सियस क्या केले के भंडारण के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप फ्रीज में रखे हुए केले को तो उसमें चिलिंग और फ्रीजिंग इंजरी हो जाएगी, जिससे आपका केला खराब हो जाएगा। खजूर की बात करें तो खजूर की उष्मा हीट यूनिट क्या है, 3300। खजूर में क्या है, 3300 उष्मा हीट यूनिट क्या है, इसकी भंडारण क्षमता है। टमाटर की बात करें तो सामान्य वृद्धि के लिए कितना 20 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और लाइकोपिन निर्माण के लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर होना चाहिए। लाइकोपिन निर्माण की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाता है, लाइकोपिन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लाइकोपिन क्या है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है, जो सभी फलों सब्जियों में सबसे ज़्यादा टमाटर में पाई जाती है और कैंसर से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। प्याज की बात करें तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए 13 से 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए और इसके बल्ब डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, 15.5 से 25.1
डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर होना चाहिए। भिंडी की बात करें तो अंकुरन के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो सबसे बेस्ट भिंडी का जर्मिनेशन होगा। अंकुरन बंद होने की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस पर भिंडी का अंकुरन नहीं होता। अगर टेम्परेचर कम है तो भिंडी का अंकुरन नहीं होगा। बढ़वार काल के लिए अगर बात करें लंबा गर्म दिन चाहिए, ठीक है। बुआई 2 ऋतुओं में की जाती है भिंडियों की। वर्षा ऋतु में बात करें जून जुलाई में करते हैं, 8 से 10 किलो क्या है वर्षा ऋतु में भिंडी की बीज दर है। अगर ग्रीष्म ऋतु की इसकी बात करें तो फरवरी में से वो बुआई करते हैं और फरवरी मार्च में करते हैं। 18 से 20 किलोग्राम क्या है प्रति हेक्टेयर क्या है इसकी बीज दर है। आलू की बात करें तो आलू के बल्ब डेवलपमेंट के लिए कितना 17 से 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और कंद निर्माण बंद हो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होने पर क्या इसका कंद निर्माण दोस्तों बंद हो जाता है। अगर गाजर की बात करें, हम किसकी बात करें गाजर की, तो गाजर के जड़ निर्माण के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर रंग निर्माण की बात करें तो 15 से 21 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मूली की बात करें तो मूली के जड़ निर्माण के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर फूलगोभी की बात करें तो फूलगोभी में खाया जाने वाला भाग क्या है कड़ है। अगेती किस्मों के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कड़ निर्माण के लिए। मध्य किस्मों के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और पछेती किस्मों के लिए 10 से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब फूल गोभी की बात करें दोस्तों, फूल गोभी में क्या है, अगर आपका टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, जो आपका कड होगा वो नहीं बनेगा और कड नहीं बनेगा तो आपका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे दैहिक विकार क्या हो जाते हैं, रिचीनेस फजीनेस इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों जो फूल गोभी और टमाटर हैं इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पर मैंने 2 वीडियो बनाई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। अगर मटर की बात करें तो इसके अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। दोस्तों प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन 2 तरीके का होता है। अगर बीज द्वारा प्रवर्धन होता है तो उसे क्या लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। बीज के अलावा जड़, तना, पत्ती, प्रकंद आदि किसी भी भाग से अगर प्रवर्धन होता है, नया पौधा तैयार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रवर्धन बीज द्वारा, अलैंगिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों, कलम के द्वारा या किसी भी भाग द्वारा क्या हो सकता है, अलैंगिक प्रवर्धन हो सकता है। अगर कलम की बात करें दोस्तों, कलम या कटिंग की बात करें तो जड़ कटिंग, पत्ती कटिंग, तना कटिंग, 3 तरीके क्या पाई जाती हैं, कटिंग पाई जाती है। ठीक है, अगर हम क्या करें दोस्तों, तना स्टेम कटिंग की बात करें, हम स्टेम कटिंग की अगर बात करें तो मोस्टली कठोर काष्ठीय कलम, इसकी लंबाई कितनी 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। अंगूर अनार में क्या प्रयोग की जाती है दोस्तों, कठोर काष्ठीय कलम प्रयोग की जाती है, जो कितनी 1 से 1.5 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। अगर बात करें अर्ध कठोर काष्ठीय कलम की तो आम, अमरूद, आंवला, नींबू में क्या अर्ध काष्ठीय कलम, कठोर काष्ठीय कलम। अंगूर, अनार और गुलाब में कठोर काष्ठीय कलम। अर्ध कठोर काष्ठीय कलम की बात करें तो आम, अमरूद, आंवला, नींबू में क्या अर्ध काष्ठीय कठोर कलम यूज की जाती है। अगर बात करें शाके हर्बेशियस कलम की तो 1-2 माह पुरानी क्या गुलदावरी कार्नेशन की 1-2 माह पुरानी कलम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर जल फुटाम हेतु बात करें तो IBA को, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड को क्या रूटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी जड़ में, तने में हमें क्या जड़ विकसित करनी होती है तो हम क्या IBA का क्या कर देते हैं, IBA को लगा देते हैं और नए पौधे को तैयार कर लेते हैं। सामान्यतः कलम की बात करें तो सामान्यतः जो कलम होती है हम प्रयोग करते हैं 1 से 1.5 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। कलम का 2/3 भाग जमीन में व 2/3 भाग जमीन के ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाते रहना चाहिए। कलम का भाग ऐसा होना चाहिए 45 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाता हुआ, जिससे क्या हो, उसके ऊपर पानी ना रुके और फंगस ना लगे। ठीक है, अगर बात करें किसकी, प्रवर्धन की, किसकी बात करें, प्रवर्धन की, तो दोस्तों प्रवर्धन की अगर बात करें तो सामान्यतः जो लेयरिंग की विधि है साधारण तो वो अमरूद और नींबू में प्रयोग की जाती है। सर्पाकार लेयरिंग की विधि मोगरा, चमेली में प्रयोग की जाती है। ट्रेंच विधि जो है इसकी लेयरिंग की वो किसमें प्रयोग की जाती है, चमेली, सेब में प्रयोग की जाती है। और टिप की बात करें, शीर्ष दाब की ब्लैकबेरी में प्रयोग की जाती है। माउंट लेयरिंग की बात करें तो अमरूद के व्यावसायिक प्रवर्धन हेतु क्या माउंट लेयरिंग प्रयोग की जाती है, जिसे स्टूलिंग स्टूलिंग प्रयोग की जाती है। एयर लेयरिंग की बात करें तो लीची के प्रवर्धन में एयर लेयरिंग प्रयोग की जाती है, नवीन विधि। ठीक है, अब बात करें किसकी, सायन और रूट स्टॉक की। दो दोस्तों कोई भी पौधा है अगर हम उसमें कटिंग बडिंग करते हैं तो ऊपर का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, हम सायन बोलते हैं, और नीचे का जो भाग जड़ से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है, रूट स्टॉक कहा जाता है। अगर नेक्स्ट हम आगे बात करें, हाँ टॉप वर्किंग की, किसकी बात करें, टॉप वर्किंग की। जो पुराने बगीचे क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपका आम का बड़ा बाग है, बहुत वर्ष पुराना है, मान लो 50 वर्ष पुराना आपका आम का बाग है, उसके बड़े बड़े पौधे हैं। अगर आप दोबारा पौधे लगाओगे तो आपको क्या बहुत लंबा समय लगेगा बाग को वो करने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, पुराने पौधों की क्या ऊपर से काट देते हैं और क्या करते हैं, नई नई शाखाओं में रोपण करते हैं, जिस प्रक्रिया को कहता है टॉप वर्किंग कहा जाता है। तो कुछ समय बाद आपका जो पौधा है वो नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बात करें विनियर ग्राफ्टिंग की तो आम प्रवर्धन विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा व्यावसायिक रूप से क्या प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में
आम में प्रवर्धन की जो विधि है वो कौन सी है? स्टोन ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग। ठीक है। अगर बात करें मूल ग्रंथ की उम्र कितनी होती है? 8 से 15 दिन इसमें मूल ग्रंथ की उम्र होती है। ठीक है। अगर आगे मोस्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये तो सभी ऐसी हैं। हाँ, बडिंग की बात करें तो दोस्तों टी बडिंग किस में प्रयोग की जाती है? टी बडिंग प्रयोग की जाती है गुलाब, संतरा, माल्टा के व्यावसायिक प्रवर्धन में। पेच बडिंग की बात करें तो आंवला, बेलपत्र, जामुन में। अगर बात करें रिंग बडिंग की तो बेर के व्यावसायिक प्रवर्धन में। चिप बडिंग की बात करें तो अंगूर में। और मेडोफाइड रिंग बडिंग की बात करें तो बेर में। और फोर कट बडिंग की बात करें तो किसमें? आम में प्रयोग की जाती है। अगर डिवीजन की बात करें तो दोस्तों भूमिगत तना कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों तने कई प्रकार के होते हैं, जैसे सल्पकंद प्याज, धनकंद ब्रंडा, धनकंद ब्रंडा के बाद सल्पकंद प्याज, धनकंद ब्रंडा, कंद आलू और कंद आलू, स्तंभकंद, धनकंद, सल्पकंद, स्तंभकंद। अब प्रकंद की बात करें तो अदरक हल्दी आता है इसमें। ये क्या है? अदरक हल्दी एक तरीके का क्या है? तना है। तो आपसे पूछ सकता है किस प्रकार का तना है। धनकंद की बात करें तो इसमें बंडा, बंडा क्या है? एक प्रकार का तना है जो क्या है? धनकंद प्रकार का है। किस प्रकार का है? धनकंद प्रकार का है। अगर बात करें किसकी? बल्ब की, तो बल्ब क्या है? एक सल्पकंद प्रकार का क्या है? जिसमें प्याज लहसुन आते हैं। सल्पकंद प्रकार का क्या है? तना है। क्या है? सल्पकंद प्रकार का तना है। अगर बात करें ट्यूबर की तो ट्यूबर दोस्तों आलू और डहेलिया क्या है? एक ट्यूबर का प्रकार है। ट्यूबर आप आलू याद करोगे, लेकिन आपसे क्या पूछ लेगा? डहेलिया पूछ लेगा। तो डहेलिया और आलू क्या है? एक प्रकार का तने का प्रकार है। अगर बात करें वायव्य तना तो वायव्य तना में दोस्तों भूसतारी, भूसतारी क्या होती है? पुदीना, दूब घास जो रेंग कर चलती है, जो रेंग कर चल जमीन पर बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? भूसतारी बोलते हैं। पुदीना, दूब घास, बोरमंडा, गिलास, जंगली स्ट्रॉबेरी क्या है? भूसतारी का उदाहरण। रनर्स की बात करें ऊपरी भूसतारी तो स्ट्रॉबेरी क्या है? ऊपरी भूसतारी है। सकर्स व अंत्य भूसतारी की बात करें तो गुलदाउदी, पाइनएप्पल क्या है? सकर्स अंत्य भूसतारी हैं। ठीक है। अगर बात करें किसकी? केले की तो 700 ग्राम का सकर्स। दोस्तों सकर्स की बात करें तो ये केले का आपका पौधा है। इसकी जड़ में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। तो एक ये क्या होता है? एक पौधा होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्वाड़ शकर, स्वाड़ शकर। और ये पौधा एक की पत्ती तलवार जैसी होती है, इसे क्या बोलते हैं? तलवार शकर। तो फल देने के लिए बेकार होते हैं और स्वाड़ शकर क्या होते हैं? फल देने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है। अगर खजूर में ऑफशूट की बात करें तो 12 से 14 किलो का व्यावसायिक रूप से क्या ऑफशूट प्रयोग किया जाता है। स्लीप की बात करें पाइनएप्पल में क्या प्रवर्धन के लिए सबसे अच्छी विधि है? कौन सी है? स्लीप। अगर टिश्यू कल्चर की बात करें प्रवर्धन की नवीनतम विधि है केले की G9 वैरायटी जो है। और पपीते की मोस्टली जो वैरायटी है वो किससे तैयार की जा रही है? टिश्यू कल्चर से तैयार की जा रही है। टोटीपोटेंसी की बात करें तो एक कोशिका से क्या होते हैं? संपूर्ण पौधे में विकसित होने की क्षमता। एक पौधे से संपूर्ण कोशिका में विकसित होने की क्षमता क्या कहलाती है? टेटोपोटेंसी कहलाती है। बात करें किसकी? एक्स प्लांट की तो पौधे का वह भाग चाहे जड़, तना, पत्ती, फल फूल कुछ भी हो, वो जो क्या करता है ना, वो टिश्यू कल्चर में नया पौधा तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे एक्स प्लांट कहा जाता है। शीर्ष एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो वायरस मुक्त जो पौधे तैयार किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एपिकल मेरिस्टम मेथड कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें व्यावसायिक प्रवर्धन की, किसकी बात करें? व्यावसायिक प्रवर्धन की तो बीज द्वारा एक माह में क्या होता है? आम का बीज जो होता है 4 से 5 सप्ताह बाद क्या होता है? अंकुरित होता है। ठीक है। आम के बीज की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? 1 माह। यानी आपने आम का बीज खाया और खाने के बाद अगर आपने उसे उगाया नहीं, ऐसे ही डाल दिया, तो 1 माह बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? नष्ट हो जाएगा। अगर आप अंकुरण के लिए रख दोगे तो 20 से 25 दिन क्या उसे अंकुरण में लग जाएंगे। तो ठीक है। अगर बात करें इनार्चिंग की तो दक्षिण भारत में क्या है? प्रवर्धन की आम की विधि है। विनियर ग्राफ्टिंग की बात करें तो उत्तर भारत में। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, इनार्चिंग आम की जो प्रवर्धन है वो दक्षिण भारत में, विनियर ग्राफ्टिंग क्या है? उत्तर भारत में ग्राफ्टिंग की विधि है। अगर एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग की बात करें तो महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में क्या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग प्रयोग की जाती है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की बात करें तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में क्या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग प्रयोग की जाती है। केले की बात करें तो स्वाड शकर क्या है? केले की प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि है। अगर बात करें टिश्यू कल्चर की तो ग्रेन नैने जो वैरायटी है वो टिश्यू कल्चर से क्या डेवलप की गई है। अमरूद की बात करें स्टूलिंग माउंट लेयरिंग क्या है? इसकी प्रवर्धन की क्या है दोस्तों? व्यावसायिक विधि है। ठीक है। अगर अनोर किसकी बात करें? अनार की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम अनार की बात करें दोस्तों तो अनार क्या है? अनार अंगूर में प्रवर्धन किसके? हार्डवुड कटिंग के द्वारा होता है। बेर में रिंग बडिंग के द्वारा होता है। बेल आंवले की बात करें तो पेज बडिंग के द्वारा होता है। नींबू पपीता फालसा में बीज द्वारा होता है। खजूर में ऑफ शूट के द्वारा होता है जो 12 से 14 किलोग्राम। संतरा माल्टा गुलाब में ट्री बडिंग सिल बडिंग। ग्लैडियोलस में कॉर्म घनकंद के द्वारा। गुलदाउदी में सकर्स भूस्तारी कलम के द्वारा। और बात करें किसकी? दैहिक विकार की, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें दोस्तों तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक जो अपना वीडियो है वो किस पे पड़ा हुआ है? टमाटर और उसका
कोल क्रॉप्स का, वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वो आप एक बार देख सकते हैं। आम में बात करें किसकी, ब्लैक टिप या काला सिरा रोग की, तो किसके कारण होता है, एसिटिलीन। इसके ये भट्टों से निकलने वाली किसके कारण होता है, गैसों के कारण होता है, जो CO2 SO2 गैसें होती हैं। इससे क्या करना चाहिए हमें, इससे बचाव के लिए बोरोन का छिड़काव करना चाहिए, 1% बोरेक्स का। बात करें स्पंजी टिश्यू की, तो उस तापमान के कारण अल्फेंसो किस्म के लगाने से और प्रतिरोधी किस्म लगानी चाहिए, हमें रत्ना किस्म वहाँ लगानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, स्पंजी उतक से बचने के लिए मल्चिंग करनी चाहिए, 75% परिपक्वता पर करनी चाहिए, आम की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। एकांतर फलन की बात करें तो ऐसी कंडीशन जिसमें तीसरे साल क्या होते हैं आम पर फलन आते हैं, उसे एकांतर फलन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जेनेटिक कारणों से होती है और कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात को कम या ज़्यादा करने से हो जाती है। बात करें तो हमें पेक्ट्राब्यूट्राजोल का क्या कर देना चाहिए, जिसे कलतार के नाम से जाना जाता है, 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे के नाम से क्या कर देना, छिड़काव कर देना चाहिए। झुमका की बात करें तो पुष्प कम समय में तापमान होने पर क्या होता है, झुमका क्लस्टरिंग हो जाती है। अगर प्रवर्धन की बात करें तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, धुआं करना चाहिए। अगर किसकी बात करें, सॉफ्ट नोज की बात करें, किसकी बात करें, सॉफ्ट नोज की, तो सॉफ्ट नोज में क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, सॉफ्ट नोज हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें किसकी, नींबू की, तो डाईबैक कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, अगर बात करें लिटिल लीफ की, तो जिंक की कमी से क्या हो जाता है, लिटिल लीफ रोग हो जाता है। ठीक है, बैंगन में। और माइकोप्लाज्मा क्या है, इसे फैलाता है। अगर बात करें किसकी, ग्रेनुलेशन की, तो रस कलिकाओं का सूखना क्या कहलाता है, ग्रेनुलेशन कहलाता है। उस तापमान के कारण क्या होता है, ये कंडीशन बनती है। और प्रवर्धन की बात करें, लेडोसोर्निनेट 2,4-D 12 ppm का क्या इसमें छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों ये हमारी किसकी हॉर्टिकल्चर की सीरीज चल रही है, लगभग जल्द ही मैं 2-3 दिन में पूरी हॉर्टिकल्चर को कंप्लीट कर दूंगा। साथ ही साथ आपकी एग्रोनॉमी और डेयरी क्लास भी चलती रहेगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जो भी आपके डाउट है हमारे दिए गए नंबर पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्या डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों हम एग्रीकल्चर की नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।